নমস্কাৰ এনি ভাৰত 24 চাই থকাৰ বাবে প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো আৰু মই মনিখাই লৈ আছো এনি ভাৰত 24 বিশেষ অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য বিশেষ আৰু প্ৰিয় দৰ্শক প্ৰত্যেক খণ্ডত আমাৰ লগত উপস্থিত থাকিব একজনকৈ বিশিষ্ট আৰু অভিজ্ঞ চিকিৎসক আৰু প্ৰথম খণ্ডটো আমাৰ লগত একজনকৈ বিশিষ্ট আৰু অভিজ্ঞ চিকিৎসক আছিল আৰু আজি ঠিক আমাৰ লগত উপস্থিত আছে পাৰ্টনাৰ MBBS আৰু MS অৰ্থো হাৰ্ডিৰ বিশেষজ্ঞ ৰমন কুমাৰ। सर पहले आपको हमारे शो में स्वागत है। पहले नमस्कार, धन्यवाद। आपके बारे में खुद बताइए। मैं डॉक्टर रमन कुमार, मैंने अपना MBBS और MS पटना मेडिकल कॉलेज पटना से कंप्लीट किया है। मैं बेसिकली ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मेरा स्पेशलाइजेशन ट्रॉमा और स्पाइन सर्जरी से है। मैं पिछले कुछ वर्षों से गुवाहाटी में कार्यरत हूं और अभी फ़िलहाल मैं एज ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन ड्रीम हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेलतला में अवेलेबल हूँ। हाँ ठीक है, हमारा पहला सवाल है आपके अस्थिर रोग का ये जो लक्षण होता है, ये लक्षण कैसा है, उसका चिकित्सा क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा जाता है कि हड्डियों से जुड़ी हुई जो भी समस्या है वो दर्द के साथ शुरू होती है। आपको सबसे पहले जो भी पेशेंट है उसको जोड़ों में दर्द होगी या शरीर के किसी हिस्से में हाथ पैर में दर्द की समस्या उत्पन्न होगी। हाँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग उसको इग्नोर करते हैं। ये हड्डी रोग का मतलब केवल हड्डी से नहीं होता है, जॉइंट भी हड्डी रोग के अंतर्गत ही आता है। तो सबसे पहली समस्या आपको दर्द से के रूप में आएंगी या फिर कई बार ऐसा होता है कि दर्द ना भी हो लेकिन अननेचुरल सी कुछ सूजन महसूस होगी आपके शरीर के किसी हाथ पैर वाले हिस्से में अननेचुरल सी सूजन कुछ महसूस होगी। हाँ। और अभी यदि आप कभी कोई ट्रॉमा हो गया, अभी कहीं किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया तो आपके हाथ पैरों में एक जोरदार सा दर्द महसूस होगा, कुछ अचानक सी स्वेलिंग आएगी, वो दर्शाता है कि वो अंडरलाइन कोई फ्रैक्चर होगी। हाँ हाँ ठीक है। दूसरा सवाल है वो जो हमारे घुटनों का दर्द होता है वो आर्थराइटिस का समस्या है क्या? बिल्कुल, घुटनों की जो दर्द की समस्या होती है बहुत ही कॉमन है और ऐसा मान के चल सकते हैं कि 80% जो पॉपुलेशन है अब वो अपने लाइफ टाइम में कभी न कभी अपने घुटनों के दर्द को महसूस करते हैं। तो ओल्ड एज में जो ये समस्या होती है मोस्टली वो ऑस्टियोआर्थराइटिस उसको बोलते हैं। हमारे घुटने घिस जाती है, लगातार अपने वर्षों से चलते फिरते घुटनों का यूज करते हुए घुटने घिस जाती है। हाँ। तो उसका एक स्टेज होता है, हमें पहले वो दर्द के रूप में आएंगी, यदि उसको सही समय पर इंटरवीन नहीं किया गया तो वो दर्द बढ़ता चला जाएगा। कुछ ऐसे दर्द भी होते हैं जो सुबह में सो के उठने के जस्ट बाद, जिसको बेसिकली मॉर्निंग स्टिफनेस बोला जाता है। हाँ। ये ऑटो इम्यून डिजीज जो रूमेटॉइड से रिलेटेड समस्या है, ऑटो इम्यून, जो कि यंग एज में भी हो सकता है। हाँ। और मोस्टली यदि महिलाओं में इस तरह की दर्द है, पुरुष में जो कि 30 साल के आसपास है, 20-30 साल है, तो उसको रूमेटॉइड के लाइन पर भी इवेलुएट करना जरूरी होता है। आमार जो गाठिर बिष है, गाठिर बिषर भावे जो आर्थराइटिसर समस्या है और एने धৰণৰ समस्यार भावे केनेকুৱা ধৰণৰ बिष হয় আৰু এনেকুৱাত আমাৰ অপাৰেশ্যন কৰাটো প্ৰয়োজন নেকি, মানে অপাৰেশ্যন নকৰাকেও হয় নেকি? जो इस तरह की जो जोड़ों की दर्द होती है तो हमेशा इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिपेंड करता है कि वो किस ग्रेड का पेन है, किस ग्रेड का डिस्ट्रक्शन है। यदि शुरुआती दौर में है तो उसको कुछ एक्सरसाइज, डायरेक्टेड एक्सरसाइज हैं वो करके, कुछ मेडिसिन्स हैं जो इन्फ्लामेशंस को कम करके उसके दर्द को ठीक किया जा सकता है। हाँ। कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस, जैसे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उम्र के साथ भी ज़मीन पर बैठने की का उनका वर्क है, तो उनको एडवाइस किया जाता है कि आप टूल पर बैठ के कोई काम करें, ज़मीन पे ना बैठें। तो इस तरह लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करके शुरुआती दौर में इस समस्या को रोका जा सकता है। लेकिन यदि यही समस्या बढ़ जाती है, ग्रेड ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में पहुंच जाता है, तो वैसे सिचुएशन में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। और इस तरह के ऑपरेशन में फिर यदि डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो तो जॉइंट को रिप्लेस भी करना पड़ सकता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि मरीज का पैर टेढ़ा हो गया है। हाँ। यदि वो टेढ़ा हो गया है तो उसको रीअलाइनमेंट सर्जरी बोलते हैं। रीअलाइनमेंट सर्जरी करके भी उसके घुटनों को ठीक किया जा सकता है। हमार 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে স্পাইন সাৰ্জাৰী কি? স্পাইন সাৰ্জাৰী বাবে এন্ড্ৰোস্কোপি স্পাইন সাৰ্জাৰীৰ প্ৰয়োজন নেকি? এন্ড্ৰোস্কোপিত স্পাইন সাৰ্জাৰী কিমান প্ৰয়োজন? स्पाइन की समस्या अब हमारे आज के दौर में यंगस्टर्स में ज़्यादा बढ़ गए हैं। हाँ। लेकिन मोस्टली ये लोग प्रेजेंट करते हैं, यदि पेशेंट आएंगे तो प्रेजेंट करेंगे कि उनके पीछे बैक में पेन हो रहा है
या फिर नेक के पीछे पेन हो रहा है या फिर मिड लाइन में कोई पेन हो रहा है, तो जितने भी पेन है हर पेन के लिए ऑपरेशन ज़रूरत नहीं है। पहले उस पेन को डायग्नोज करना पड़ता है कि ये पेन का कारण क्या है। 80% जो पेन होता है वो मैकेनिकल होता है, हमारे पोस्चर की वजह से। लंबे समय से आप स्ट्रेनिंग पोजीशन में बैठ रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी बैक पेन कर रही है। तो 80% मरीज दवाई और फिजियोथेरेपी जैसे वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन यदि दवाई और फिजियोथेरेपी से कुछ मरीज को रिलीफ नहीं मिल रहा है तो वैसे सिचुएशन में उनकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। और यदि उस पर्टिकुलर डायग्नोसिस में उनको डिस्क की प्रोलैप्स, डिजेनरेटिव चेंजेस, स्पेशली यदि डिस्क की प्रोलैप्स निकल के आती है तब इंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है। डिस्क प्रोलैप्स की अलग अलग टाइप होते हैं, कुछ को इंडोस्कोपी के द्वारा ठीक किया जा सकता है, कुछ को ओपन करने की ज़रूरत पड़ती है। सार्जारी আপোনাৰ মতে सार्जारी स्पाइन सार्जारी प्रयोजन হয় কিছু লোকৰ বাবে, কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত स्पाइन सार्जारी प्रयोजन হয় আপোনাৰ ধাৰণাত? बिल्कुल, हम ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है यदि उनकी नस कहीं दब रही है। मरीज का एमआरआई में दिख रहा है कि उनका नस दब रहा है, पैरों में लगातार झिनझिनी रहती है, तो उस नस को फ्री करने के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। যেটো আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকে জনাই থওঁ যে যেটো আমাৰ লগত উপস্থিত আছে আজি হাড়ৰ বিশেষজ্ঞ, আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিবলগীয়া প্ৰশ্ন থাকে তেন্তে আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট যোগে সুধিব পাৰে। আপোনালোকৰ যেটো আমি যেটো এতিয়া হাড়ৰ বিষয়ে, হাড়ৰ বিষখিনিৰ বিষয়ে কথা পাতি আছোঁ, যেটো খুব কম বয়সতে আমাৰ বিষ হয়, এইটো প্ৰাপ্তবয়স্ক সময়টো বিষ হয়, খুব কম বয়সতে হয়। স্লিপ ডিস্ক বিষটো কেনেধৰণৰ, কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয়? খুব কম বয়সৰ পৰা আৰম্ভ হয় নেকি স্লিপ ডিস্ক? स्लिप डिस्क की समस्या मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि यदि मरीज कोई एक पेशेंट है कि किसी समय भारी सामान को झुक करके किसी भारी सामान को उठाया, कोई स्ट्रेनस वो एक्सरसाइज कर लिया, वैसे समय में डिस्क जो है अपनी जगह से प्रोलैप्स कर जाती है, अपनी जगह से हिल जाती है। वो आगे की तरफ, जब वो पीछे की तरफ जाती है तो पीछे हमारी नस वहाँ पर से निकल रही होती है जो हमारे हाथ और पैर को सप्लाई कर रहा होता है। मोस्टली जो हेवी वस्तु उठाने से किसी का डिस्क प्रोलैप्स हुआ है तो पैरों में उनको लगा तुरंत से झिनझिनी आएगी, तो उस सिचुएशन में उनको तुरंत ही इलाज की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग इसको इग्नोर करते हैं लंबे वक्त तक, और यदि ये समस्या बढ़ जाती है तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि 2 से 4% लोगों में कि पैरों में ताकत की कमी हो जाए, तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाता है, उससे तुरंत इंटरवेन करने की जरूरत है। কেনেকুৱা ধৰণৰ চিকিৎসা হ'ব পাৰে স্লিপ ডিস্কত যেটো ভোগে? কম বয়সৰ ধৰক শিশুৰো হ'ব পাৰে নেকি এনেকুৱা স্লিপ ডিস্কৰ অসুবিধা? ইয়াৰ চিকিৎসা কি হ'ব পাৰে? इसकी चिकित्सा दोनों ही तरह से है, डिपेंड करता है ग्रेडिंग क्या है। यदि शुरुआती फेज में कम प्रोलैप्स है तो उसको दवाई से ठीक किया जाता है। यदि एडवांस फेज है तो उसको इंडोस्कोपी के द्वारा डे केयर की तरह उसको डिस्क को निकाल करके ठीक किया जा सकता है। लेकिन यदि वो सिक्वेस्टेटेड डिस्क है जो माइग्रेट करके अपनी जगह से हिल गया है तो उसको ओपन करके उसकी जगह आर्टिफिशियल डिस्क लगाया जाता है, जो कि हम लोग रूटीनली करते हैं, अपने सेटअप में रूटीनली ये करते हैं। और वो उससे मरीज को अगले 24 आवर से 48 आवर में मरीज आसानी से चल फिर सकता है, अपने समय जो भी उनकी परेशानी है तुरंत सॉर्ट आउट हो जाता है। আচ্ছা, স্লিপ ডিস্ক সমস্যাটো জেনেটিক নেকি, যে পিতৃ মাতৃৰ ফালৰ পৰাও হ'ব পাৰে নেকি? এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ বিষ হয় মানে স্লিপ ডিস্ক? जेनेटिक नहीं है। स्लिप डिस्क की समस्या को जेनेटिक से जोड़ने की, ये मोस्टली इसको वो डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज बोलते हैं। जब हमारे डिस्क में वाटर कंटेंट डिहाइड्रेट कर जाता है, जो वाटर कंटेंट कम हो जाता है तो वो कुशनिंग एक्टिविटी जो है, उसकी जो कुशनिंग होती है, शॉक एब्जॉर्प्शन की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है और उस समय पे वो डिस्क प्रोलैप्स करती है। तो जेनेटिक तो ये नहीं है, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड है। ओवर द टाइम वियर एंड टियर होने के बाद ये डिस्क प्रोलैप्स करता है। যেটো স্লিপ ডিস্ক সমস্যাটো সকলোৰে হয়, এই সমস্যাটো আৰম্ভণি কেতিয়াৰ পৰা হয়? মানে আৰম্ভণি আপোনাৰ বিষ যদি অনুভৱ হয় তেন্তে কেনেকুৱা ধৰণৰ জেগাত আৰম্ভণি হয়? বিষটো ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়? তাৰ চিকিৎসা কি হয় তেতিয়া? शुरुआत मोस्टली जो डिस्क लंबर रीजन में प्रोलैप्स करती है तो वो आपको कमर के पास दर्द से शुरुआत होगी और उनको एक ऐसा महसूस होगा, यदि किसी साइड में ज़्यादा प्रोलैप्स है तो वो उस पैरों में झिनझिनी की जैसी महसूस होगी और वो दर्द ऊपर से नीचे की तरफ झिनझिन करता हुआ नीचे की ओर जाएगा। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि तुरंत चिकित्सक से दिखाना चाहिए। पैरालाइसिस हुआ সম্ভাৱনা থাকে নেকি যদি আপোনাৰ স্লিপ ডিস্ক হয়? তেন্তে এজন ৰোগীৰ संभावना
कम होती है, लेकिन कुछ पेशेंट में जिन्होंने अपने डिस्क प्रोलैप्स को लंबे वक्त तक इग्नोर किया, उससे अपने डॉक्टर से के सलाह नहीं लिया हो और अपनी जो भी वर्क कर रहे हैं वो लगातार है, सब भारी सामान उठा रहे हैं, आगे झुक करके कोई भारी वस्तु उठाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में इसकी जो है एकाएक बहुत ज़्यादा बल्ज हो जाता है और वो नस को दबाता है। वैसे सिचुएशन में कुछ ऐसे कम लोगों में बट ऐसी संभावना रहती है कि पैरों की ताकत चली जाए और पैरालिसिस की समस्या हो सकती है। সাৰ্জাৰীটো কিমান প্ৰয়োজন? যদি আপোনাৰ স্লিপ ডিস্কৰ সমস্যাত ভোগে তেতিয়া ৰোগীজনে সাৰ্জাৰী কৰাটো প্ৰয়োজন নেকি? আপোনাৰ মতে সাৰ্জাৰী প্ৰয়োজন নে অপ্ৰয়োজন? सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, यदि वो एडवांस है तो उसको करना चाहिए, यदि नस लगातार दब रहा है तो उसको ऑपरेट किया जाना चाहिए। अदरवाइज दवाई खाने से वो जब तक वो मेडिसिन पे है कुछ रिलीफ रहेगा, कम्प्लीटली वो दर्द ठीक नहीं होगा, लेकिन यदि उसको सर्जरी करके ठीक कर दिया जाए तो वो अपने प्रोडक्टिव लाइफ को फिर से अचीव कर सकते हैं। সাৰ্জাৰী কৰাৰ পিছত যদি আপোনাৰ স্লিপ ডিস্কৰ সমস্যাৰ ৰোগীজনে সাৰ্জাৰী কৰে তেতিয়া আপোনাৰ ৰিকভাৰ হ'বৰ কাৰণে কিমান টাইম লাগে? আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ 24 से 48 घंटे के अंदर पेशेंट ऑपरेशन, उनका जो दर्द होता है वो तो जस्ट इमीडिएटली ऑपरेशन के बाद उनका चला जाता है, लेकिन 24 से 48 घंटे के बाद मरीज आराम से अपने बेड से उठ के चल फिर सकता है। ঠিক আছে। যেটো আমাৰ ব্ৰেন স্পাইনো হয়, আমাৰ হেতু ব্ৰেন স্পাইন সমস্যাটো প্ৰত্যেকৰে হয়। যদি ব্ৰেন স্পাইন সমস্যাটো হয় তেন্তে সেই ৰোগীজনে কেনেকুৱা ধৰণৰ চিকিৎসা ল'ব লাগে? ये जो स्पाइन बेंड होता है वो दो तरह के लोगों में दिखाया था। कुछ आप देखेंगे कुछ बच्चों में स्पाइन बेंड है तो वो उनका जेनेटिक है, कॉन्जेनाइटल है। वैसे सिचुएशन में उनका मल्टीपल लेवल ऑफ स्पाइन वर्टिब्रा इन्वॉल्व होता है, तो उसमें करेक्टिव सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको बेसिकली इस समस्या का एस्कोलियोटिक डिफॉर्मिटी बोलते हैं, तो उसमें करेक्टिव सर्जरी करके उसके पोस्चर को करेक्ट किया जाता है। ओल्ड एज में भी स्पाइन बेंड देखने की समस्या मिलती है, तो मोस्टली वो जो होती है कि हमारे वो उम्र होने के साथ हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और हमारे रीढ़ की हड्डियां कमज़ोर होने के बाद उस पर लगातार वजन जाने से वो कोलैप्स करने लग जाती है। वैसे सिचुएशन में जो है कुछ ओल्ड एज के पेशेंट में वो आगे की ओर झुकने लग जाते हैं, तब भी उसके पोस्चर करेक्शन के लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। বেকা হ'লে যে বহুত ধৰণৰ লক্ষণ থাকে, ধৰক আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ হয়? ধৰক যেতিয়া মানে ৰোগীজন ব্ৰেন স্পাইন হয় তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণে দেখা দিয়ে বা কেনেকুৱা ক'ত ক'ত ধৰণৰ বিষ আৰম্ভ হয়? ऐसे मरीजों में ऐसा देखा जाता है कि वो बहुत जल्दी थक जाएंगे यदि थोड़ी देर उनका स्पाइन यदि बेंड है, तो यदि वो बैठे हैं तो कुछ वक्त नॉर्मल इंसान से वो कम देर तक बैठने के साथ ही थक जाएंगे, उसे पीठ में खिंचाव महसूस होने लग जाएंगे, या फिर कभी ऊपर भी कुछ काम कर रहे हैं उनको लगातार हमेशा पीछे से जकड़न महसूस होने लगी। इस तरह का समस्या हो तो उसे एक मिनिमम एक एक्सरे करवा करके जरूर देख लेना चाहिए। আমাৰ যেটো ব্ৰেন স্পাইন সেইটো জেনেটিক বুলি আপুনি উল্লেখ কৰিছে, যদি জেনেটিকৰ বাহিৰেও ব্ৰেন স্পাইনৰ কিবা বেলেগ সমস্যা থাকে নেকি বা বেলেগ কিবা কাৰণ আছে নেকি? ये होती है कि कॉन्जेनाइटल मोस्टली जो स्पाइन जब अनडेवलप रह जाता है, एक साइड से डेवलप कर रहा है, एक साइड से डेवलप नहीं कर रहा है, तो वो डिफॉर्मिटी जब तक बच्चे की उम्र बढ़ेगी वो डिफॉर्मिटी बढ़ता चला जाएगा। तो अर्ली एज में यदि इसे डिटेक्ट कर लें तो कुछ कंजर्वेटिव कास्ट भी होते हैं जिससे उसके पोस्चर को करेक्शन किया जा सकता है। যেটো আমাৰ হাড়ৰ সমস্যাবিলাক পুৰুষতকৈ মহিলা বেছি আৰু কম সময়তে আমাৰ মহিলাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলা হয়তো হাড়ৰ সমস্যাত ভোগা যায়। যেটো আপোনাক মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে পুৰুষতকৈ মহিলা সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা, মানে হাড়ৰ ক্ষেত্ৰত যেটো মহিলাৰ আগত মানে ধৰক মহিলা পুৰুষতকৈ স্থানটো আগত, যে যিকোনো সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত মহিলা এই হাড়ৰ ক্ষেত্ৰতো যে মহিলা আগবাঢ়ে বা মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বেছি হাড়ৰ অসুবিধা থাকে কিয়, আপুনি কি ক'ব? ओस्टियोपोरोसिस देखा जाए तो ओल्ड आफ्टर द एज ऑफ 45 जो बोन डेंसिटी होती है महिलाओं में उसकी जल्दी जो है डिप्लीट करती है, कम होती है विथ रिस्पेक्ट टू मेल। तो हमारी जो पीक बोन डेंसिटी होती है ऑलमोस्ट 30 to 35 की एज तक जो हमारे यंग एज में हम लोग अचीव करते हैं। 40 के एज के बाद जिस समय महिलाओं की जो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होती है तो उसमें हार्मोनल जो चेंजेस आता है और उसके बाद से उसकी जो बोन डेंसिटी होती है वो ज़्यादा स्पीड रिलेटिवली ज़्यादा स्पीड से कम होती है। उस वजह से ओस्टियोपोरोसिस की समस्या महिलाओं में रिलेटिवली जल्दी महसूस होने लग जाता है
तो पीक बोन डेंसिटी यदि आपने अपने यंग एज में अपने स्केलेटन का ध्यान नहीं रखा, आपकी पीक बोन जो है स्ट्रेंथ कम है, तो आप जल्दी महसूस करेंगे कि आपकी हड्डी कमज़ोर होने लगी और आपके हाथ पैरों में जैसे पैरों में टेढ़ापन महसूस होने लगेगा और बैक पेन महसूस होने लगेगा। হয় তো অস্ত্ৰোপচাৰ কিমান দৰকাৰ হয় এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মতে অস্ত্ৰোপচাৰ প্ৰয়োজন নে ऑपरेशन की ज़रूरत तब होती है यदि डिफॉर्मिटी ज़्यादा हो गई। कम डिफॉर्मिटी में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। बोन डेंसिटी बहुत स्पीडली डिप्लीट कर रहा है, तो उसको हम लोग दवाई से उसके डिप्लीशन के रेट को कम कर सकते हैं। যেটো প্ৰিয় দৰ্শক আমাৰ যিকোনো হাড়ৰ সমস্যা হ'লে আমি পাৰ্টনাৰলৈ যাওঁ। এতিয়া এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোক প্ৰত্যেকগৰাকী হাড়ৰ সমস্যা হ'লে পাৰ্টনাৰলৈ যাব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ নহয়। তেখেতক আপোনালোকে গুৱাহাটী বেলতলা ছাৰ্ভেত আপোনালোকে লগ পাব হাড়ৰ বিশেষজ্ঞ যেটো আমাৰ লগত আজি উপস্থিত আছে, আৰু তেখেতক গুৱাহাটীতে লগ পাব। গুৱাহাটী বেলতলা ছাৰ্ভেত তেখেতক লগ পাব আৰু ড্ৰিমছ হস্পিটেলত তেখেতক লগ পাব। আৰু ড্ৰিমছ হস্পিটেলত এনেকুৱা কি সুবিধা আছে হাড়ৰ ৰোগীৰ বাবে? ऐसा देखा गया, मैं काफ़ी वक्त तक पटना में प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों में जो है यदि हड्डी की से रिलेटेड कोई समस्या होती थी तो वो लोग हज़ारों मील की दूरी यहाँ से ट्रैवल करके पटना जाते थे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना नॉर्थ ईस्ट में चल के जो इलाज के लिए वहाँ से मरीज़ दौड़ करके पटना आते हैं, चल के पटना आते हैं इतनी लंबी दूरी तय करके, तो क्यों ना गुवाहाटी में चल करके नॉर्थ ईस्ट में चल करके लोगों की सेवा की जाए। इसी जो है प्रावधान के तहत हम लोगों ने ड्रीम्स हॉस्पिटल को शुरू किया है, जिसमें हड्डी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, या वो फ्रैक्चर हो गया हो, या जॉइंट की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हो, स्पाइन की सर्जरी की ज़रूरत हो, ये सारी जो है जो भी समस्या है, इनको इलाज के लिए यदि आप पहले पटना जाते थे तो वो सारी उपचार आपको ड्रीम्स हॉस्पिटल में अवेलेबल है। वहाँ मैं 24/7 अवेलेबल हूँ, कभी भी आप हमें आकर के वहाँ कंसल्ट कर सकते हैं। স্পাইন চাৰ্জাৰীত আপুনি উল্লেখ কৰিছে স্পাইন চাৰ্জাৰীত কেনেকুৱা ধৰণৰ খৰচ পাতি হয়, কিমান পৰিমাণত হয় যদি এজন ৰোগীয়ে কৰিব বিচাৰে? खर्च जो है चूँकि आप क्वांटिफाइड मैनर में तो नहीं कह सकते हैं कि, बट जो एक होना चाहिए एवरेज, वो हमारे हॉस्पिटल में बहुत ही रिलायबल प्राइस में जितने भी स्पाइन की ऑपरेशन होती है बहुत ही रिलायबल प्राइस में होती है। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ৰোগীয়ে মানিব লাগেনে যে চাৰ্জাৰী কৰাৰ পিছত যেটো খোৱাৰ এটা পৰিমাণ থাকে বা কিবা নিয়ম থাকে নেকি, বা ঔষধ পাতি ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ? कुछ वक्त के लिए मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, यदि ऑपरेशन हुआ है तो जब तक या कुछ एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है, साथ में कुछ सपोर्टिव मेडिसिन होती है वो देते हैं, और जब पेशेंट नॉर्मल अपनी एक्टिविटी में रिटर्न हो जाते हैं उसके बाद सारी मेडिसिन की ज़रूरत बंद हो जाती है। গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা, যেটো গৰ্ভৱতী মহিলা কিছু চিজাইনো কৰা হয়, চিজাইন কৰাৰ পিছত স্লিপ ডিস্ক বা বেন স্পাইন সমস্যাত ভুগিব পাৰে নেকি? नहीं, ये एक मिथ है कि गर्भवती महिला में जो है स्पाइन सिजेरियन सेक्शन के बाद उसमें स्पाइन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, वो एक मिथ है। ये एग्जैगरेटेड मैनर में प्रेजेंट किया जाता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि डिस्क का जो लोकेशन है वहाँ उस लोकेशन में जो है प्रेगनेंसी से रिलेशन नहीं है। हाँ, ये अलग बात है, वेट गेन से की वजह से डिस्क प्रोलैप्स यदि पहले से है तो वो एग्जैगरेट कर जाता है, बट डायरेक्टली उसका ऐसा रिलेशन नहीं है कि डायरेक्ट प्रेगनेंसी की वजह से उसमें डिस्क प्रोलैप्स हो जाएगी। দৰ্শক, আমি যেটো কথা পাতি আছোঁ আমাৰ লগত উপলব্ধ আছে হাড়ৰ বিশেষজ্ঞ। আপোনালোকৰ যদি কিবা কুৱেশ্যন আছে, কিবা প্ৰশ্ন আছে, তেখেতক পোনপটীয়াকৈ আমাক কমেণ্ট যোগে সুধিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি তেখেতক লগ পাব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে গুৱাহাটী ছাৰ্ভে ড্ৰিম হস্পিটেললৈ আহিব পাৰে। তেখেত যেটো প্ৰত্যেক সপ্তাহত প্ৰত্যেকটো বাৰতে উপলব্ধ থাকে, 24 ঘণ্টাই থাকে। আপোনালোকে আহি তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব গুৱাহাটী ছাৰ্ভে ড্ৰিমছ হস্পিটেলত। যেটো ছাৰ আমি হাড়ৰ কথা পাতি আছোঁ, হাড়ৰ বিভিন্ন ৰোগৰ কথা পাতি আছোঁ। আপুনি আমাৰ দৰ্শকক কি ক'ব যে হাড়ৰ সমস্যা হ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ ट्रीटमेंट लो बोला के? हड्डी रोग में नॉट ओनली के स्पाइन है, यदि आप कहीं ट्रॉमा हो जाती है, आपकी हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, तो ये सारा जो इलाज होता है वो हमारे विभाग के अंतर्गत ही होता है। तो कई बार लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि क्या हड्डी टूट गई तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे फ्रैक्चर है जिसमें यदि उसको प्लास्टर के द्वारा कंजर्वेटिव मैनर से यदि ट्रीट किया जाए तो वो रिजल्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन। डिपेंड अब दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है
कि प्लास्टर लगने से एक टाइम ड्यूरेशन के लिए 1 से 1.5 महीने प्लास्टर में मरीज के रहने से जॉइंट में स्टिफनेस हो जाती है। फिर उसे फिजियोथेरेपी करने के बाद उसको जॉइंट को फ्री करना होता है। तो ये एक उस टाइम के लिए लिमिटेशंस आ जाती है। यदि इससे ऑपरेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि मरीज के रेंज ऑफ मोशन उसके जल्दी उसको मोबिलाइज कर सकते हैं, पेशेंट को जल्दी वजन दिलवा सकते हैं, पेशेंट को जल्दी चलने के लिए अलाउ कर सकते हैं, उसकी जॉइंट की मूवमेंट कंप्रोमाइज नहीं होगी। एक्यूरेसी ऑफ रिडक्शन पे एनाटॉमी जो उसका एक्चुअल बोन का पोजीशन था वो अचीव करना जो है ज़्यादा आसान होता है। तो जो इलाज की पद्धति है दोनों ही सक्सेसफुल है। डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर किस तरह की है, कुछ फ्रैक्चर है जिसमें कि कंजर्वेटिवली किया जाना ज़्यादा बेहतर है, कुछ फ्रैक्चर है जिसमें ऑपरेशन के द्वारा किया जाना ज़्यादा बेहतर है। स्पॉन्डिलाइटिस एक वेग टर्म है जिसको कलेक्टिवली उसमें बहुत सारी पैथोलॉजी है कि ये जॉइंट डिस्क प्रोलैप्स की वजह से है, कि फैशियल जॉइंट की वजह से है, कि किसी उसकी कोई फ्रैक्चर हो गया उसकी वजह से। तो कलेक्टिवली ओल्ड टाइम में जो डिजनरेटिव चेंजेस को स्पॉन्डिलाइटिस बोल दिया जाता था, लेकिन अब वो इंडिविजुअली उसको डायग्नोज करके अलग करना होता है कि यह एक्चुअल रीजन क्या है। যেটো আমি হাড়ৰ ওপৰত কথা পাতি আছোঁ, জইণ্ট ৰিপ্লেচমেণ্ট কিমান জৰুৰী? যিটো এজন ৰোগীয়ে ভয় কৰে জইণ্ট ৰিপ্লেচমেণ্ট কৰিবলৈ, এজন ৰোগীয়ে যেতিয়া জইণ্ট ৰিপ্লেচমেণ্ট কৰে তেতিয়া কিমান দিনৰ ভিতৰত আৰোগ্য হয় ৰোগীজন? जॉइंट रिप्लेसमेंट आज के दौर में बहुत ही कॉमन ऑपरेशन हो गया है और इसमें भय करने जैसी कोई बात नहीं है। ये आज के दौर में ट्रीटमेंट इतना एडवांस हो चुका है कि यदि आप ऑपरेशन करवाते हैं अपने मोस्टली जो घुटनों का रिप्लेसमेंट करवाते हैं, हिप का रिप्लेसमेंट करवाते हैं जिसको बेसिकली THR या TKR बोलते हैं। हिप के रिप्लेसमेंट को THR बोला जाता है और घुटने के रिप्लेसमेंट को TKR बोला जाता है, टोटल नी रिप्लेसमेंट। तो इस रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट 24 आवर के बाद पेशेंट अपने वजन ले सकते हैं, चलने के लिए अलाउ किया जा सकता है। तो अब वो वक्त नहीं है कि उससे डरने की ज़रूरत है। आप सालों साल दर्द के साथ जी रहे हैं, उससे बेहतर है कि अपने जॉइंट को चेंज करके अगले दिन से आप पेन फ्री लाइफ जिएं। तो अब वो जो है आज के दौर में रिप्लेसमेंट बहुत ही कॉमन जो है ऑपरेशन हो गया है। और ये सारी मिथ है कि ऑपरेशन के बाद किसी को अलग कुछ समस्या शुरू हो जाती है या फिर जो है वो चल नहीं पाते हैं। तो ये अब के टाइम में और बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं है कहना। बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है और इसको रूटीनली किया जाता है और मरीज यदि आप हमारे सेटअप में आते हैं तो बेझिझक आप हमारे वहाँ करवा सकते हैं। শেষত আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাৰ বহুমূলীয়া সময়খিনি আমাক দিয়াৰ বাবে। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়াই আমাৰ লগত উপস্থিত আছিল হাড়ৰ বিশেষজ্ঞ ৰমন কুমাৰ। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো সমস্যা সমাধানৰ বাবে মই প্ৰত্যেকটো খণ্ডত আমাৰ স্বাস্থ্য বিশেষ খণ্ডত প্ৰত্যেক দিনাই একোজনকৈ বিশিষ্ট আৰু অভিজ্ঞ চিকিৎসক লৈ আহিম। আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা সমস্যা থাকে আমাক কমেণ্ট যোগে জনাব। আমি পৰৱৰ্তী খণ্ডত আৰু এজন বিশিষ্ট আৰু অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব এনি ভাৰত 24। ধন্যবাদ। ৰঙাপাৰা বাসীৰ বাবে সুখবৰ। আপুনিও যদি দুচকীয়া বাহন ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে এতিয়াৰে পৰা আৰু চিন্তাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আপুনিও আহিব পাৰে DBP এছ'চিয়েটলৈ, বাজাজ টু হুইলাৰ ডিলাৰ। আমাৰ ঠিকনা ৱাৰ্ড নং 8 ঠাকুৰবাৰী ৰোড, ডাকঘৰ ৰঙাপাৰা, জিলা শোণিতপুৰ, অসম। আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ 9435707133 9707967285।